गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। समाज एवं पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 में लेसन 11 का अध्ययन कराएंगे। लेसन 11 का नाम है जल मंडल। जल मंडल देखिए, पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे सागर, महासागर, झीलें और नदियाँ आदि। इन सभी को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की 71% सतह जल से घिरी हुई है और केवल 29% सतह की धरातल है। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर तथा हिंद महासागर। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, जो खारा है। केवल 3% ताज़ा जल, मीठा जल पाया जाता है, जिसे हम नदियों, झीलों, हिम तथा जलाशयों से प्राप्त करते हैं। भूमि के अंदर भी जल विद्यमान रहता है, जिसे हम कुओं तथा नलकूपों आदि की सहायता से बाहर निकलते हैं। आगे देखिए, जल चक्र। पृथ्वी पर जल की 3 रूपों में विद्यमान है। हमारी पृथ्वी पर जल जो है 3 रूपों में विद्यमान है: तरल, ठोस तथा गैस। इन तीनों रूपों में जल की मात्रा बदलती रहती है, परंतु पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा सभी रूपों को मिलाकर समान रहती है, क्योंकि जल अपनी गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है अथवा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए, महासागरों का जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वहाँ से या वर्षा के रूप में स्थल पर या सागर में ही फिर वापस आ जाता है। वर्षा का जल नदियों द्वारा फिर समुद्र में वापस जा सकता है। जल की इस गति को जल चक्र कहते हैं। वर्षा का जल ही छिद्रित चट्टानों में रिसकर भूमि के अंदर जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। हिम क्षेत्रों में पाई जाने वाली हिमानियाँ पिघलकर तरल जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जल बजट एवं जल संरक्षण। पृथ्वी पर एक जल बजट या भूमंडलीय जल संतुलन है, जिसमें वर्षण आय के समान है, जबकि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन व्यय है। महासागरों, नदियों, झीलों या तालाबों में विद्यमान जल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पीकरण होता है। पादप अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल ग्रहण करते हैं और अपनी पत्तियों द्वारा उसे जल वाष्प के रूप में पुनः वायु को देते हैं। पादपों की इस प्रक्रिया से जल वापस देने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने या वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण अधिक जल एकत्र हो जाता है। इस अतिरिक्त जल के कारण जल संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। गर्मियों में वाष्पीकरण बढ़ जाता है, जिससे मौसम शुष्क हो जाता है तथा जल आपूर्ति कम हो जाती है। हम पृथ्वी
का जल बजट नहीं बदल सकते, किंतु जल के प्रयोग को नियंत्रित अवश्य कर सकते हैं। नगरों के उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल का बड़ा भाग नदियों या महासागरों में उपयोगी जल के रूप में वाष्प चला जाता है। इसमें प्रायः हानिकारक पदार्थ होते हैं। हम जल की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वह सीमित है। जल बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल सुलभ हो सके, इसीलिए हमें जल के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जल प्रदूषण को रोककर तथा जल का सावधानीपूर्वक प्रयोग करके हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करना भी संरक्षण का एक उपाय है। वर्षा के लिए जल को घरों में संग्रह करने की तकनीक भी अब विकसित हो चुकी है। दूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। हमें नगरों का कूड़ा करकट एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में नहीं फेंकने चाहिए और न ही पशुओं को नदियों व तालाबों में नहलाना चाहिए। महासागरीय जल की प्रमुख विशेषताएं एवं गतियाँ देखिए। महासागर पृथ्वी के तापमानों को मृदु बनाते हैं। वे जलीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हमें मछली तथा अन्य जीवों के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। सर्दियों में इनका प्रयोग देशों तथा महाद्वीपों के बीच परिवहन तथा व्यापार के लिए होता रहा है। महासागर परिवहन के सबसे सस्ते साधन हैं, परंतु महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम घरेलू कार्यों के लिए अथवा सिंचाई के लिए नहीं कर सकते क्योंकि यह जल खारा होता है। इसका कारण यह है कि समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं वे अपने साथ विभिन्न प्रकार के सैलों के अपनित पदार्थ लाती हैं जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। इसमें लवण के कण एवं अन्य पदार्थों के कण भी होते हैं। समुद्र का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु ये पदार्थ समुद्र में ही रह जाते हैं। इस प्रकार समुद्र में लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा समुद्र में मिलने वाली नदियों पर निर्भर करती है। समुद्र जल की औसत लवणशीलता लगभग 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र का जल कभी भी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव कुछ न कुछ गति होती ही रहती है। फिर चाहे यह गति क्षैतिज रूप में हो या लंबवत रूप में। समुद्र के जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं: लहरें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। देखिए लहरें वायु के प्रभाव से समुद्री जल के ऊपर नीचे होने की क्रिया को लहरें या तरंगे कहते हैं। लहरों को केवल सतह पर महसूस किया जा सकता है, जबकि गहराई में ये प्रतीत नहीं होती। पवन की गति के साथ तरंगें धीमी तथा तीव्र होती रहती हैं। तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज होती है तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। ऐसी लहरें कभी कभी बड़ी विनाशकारी होती हैं। सुनामी ऐसी ही एक बड़ी लहर है। ये लहरें भूकंप, महासागरों के बीच ज्वालामुखी
उद्गार या ऐसी अन्य हलचलों से उत्पन्न होती है। आजकल लहरों की शक्ति का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इन लहरों का पूर्वानुमान न होने पर मछुआरों को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ज्वार भाटा समुद्र के जलस्तर का प्रतिदिन एक निश्चित समय पर 2 बार चढ़ना या उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें थोड़ा प्रभाव सूर्य का भी होता है। समुद्र के जल के ऊपर उठने को उच्च ज्वार तथा इसके नीचे गिरने को निम्न ज्वार या ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा मछली पकड़ने तथा नाव संचालन में सहायक होता है। कभी कभी उच्च ज्वार बड़े जलयानों को पोताश्रय तक आने तथा पोताश्रय से बाहर जाने में सहायक होते हैं। हुगली पर स्थित कोलकाता बंदरगाह ज्वार भाटा के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। महासागरीय धाराएं देखिए, महासागरीय धाराएं समुद्री सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन एवं पवनों के कारण होती हैं। जलधाराएं महासागरीय जल के गर्म और ठंडे होने से भी बनती हैं। ठंडा जल संघनन और भारी होता है तथा गर्म जल अपेक्षाकृत कम संघनन और हल्का होता है। इसीलिए ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा जल समुद्र की तलहटी के साथ साथ धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर गतिशील होता है। विषुवत रेखा के निकट से गर्म जल महासागरों की सतह पर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। जो धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों उच्च अक्षांशों से विषुवत रेखा निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं, उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं तथा जो धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न अक्षांशों ध्रुवों उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं, उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। यदि आप दिए गए मानचित्र में ध्यानपूर्वक उनकी दिशाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के विपरीत मुड़ जाती है। इसका कारण पृथ्वी का घूर्णन है। दिए गए मानचित्र में आप महासागरीय धाराओं को देख सकते हैं। महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं तथा ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र के तापमान को कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए जापान के तट के निकट क्यूरोशियो गर्म तथा ओआशियो ठंडी जल धाराएं हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक गर्म जलधारा है। जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जलधाराएं बहती हैं वही प्रायः वर्षा होती हैं, क्योंकि गर्म वायु अधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराओं से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अफ्रीका के दक्षिण भाग के पश्चिमी तट पर पूर्वी भाग की अपेक्षा वर्षा कम होने का यह भी एक उदाहरण है। मानचित्र में देखने से आपको ज्ञात होगा कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग के पश्चिमी तट पर वेनेजुएला ठंडी जलधारा है, क्योंकि एक विषुवतीय रेखा की ओर बढ़ती है, जबकि पूर्वी तट पर मोजाम्बिक
गर्म जलधारा है क्योंकि यह विषुवत रेखीय क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है। ठंडी तथा गर्म धाराओं के मिलने से मछलियों के भोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में मछली पकड़ना एवं प्रमुख व्यवसाय है। उदाहरण के लिए कनाडा के पूर्वी तट पर जहाँ एक हम गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी धारा लेब्राडोर मिलती है, वहाँ मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।